हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने रणबीर इलाहाबादी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति न्यू यूपीएससी पर्सनल लाइफ चाइल्डहुड एंड फिलोसफी द रणबीर शो। तो ये इसमें रणबीर इलाहाबादिया जो यूट्यूबर है ये अपने शो में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को या पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। तो इसमें इन्होंने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को सर को बुलाया था। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो इनमें उन्होंने डॉक्टर साहब से यूपीएससी के बारे में, जो नया यूपीएससी का पैटर्न है, मतलब 2012-13 में चेंज हो गया था, बट अभी जो एक नया किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया था, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, और इसी के बारे में ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रणबीर इलाहाबादिया सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोज़ को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और गाइस, जो लोग भी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियोज़ देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी बस कुछ ही रिक्वायरमेंट्स बची हैं अभी चैनल जो मेरा मोनेटाइज होने के लिए। मेरा मतलब सब्सक्राइबर्स थोड़े से रह गए हैं, वो फटाफट आपकी जैसी आप हेल्प करेंगे, फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी जब भी आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में, मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। इसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था। अच्छा। कैसे, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं। पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहे। ये तो है। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं। एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की औरत सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहां देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर शुरू कर देंगे। ऐसा तो होता है। हमारा काम ठीक चल रहा है। आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। विकास दिव्यकीर्ति का हिंदी टीआरएस एपिसोड आ चुका है। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपीएससी फेलियर हो, चाहे आप यूपीएससी सक्सेस हो, या चाहे आपको बस स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, गहरे कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं, अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, दोस्तों आ चुका है एक और टीआरएस ऑल स्टार। विकास सर के साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, पर यह है हमारी पहली एपिक कॉन्वर्सेशन। दोस्तों एंजॉय कीजिए। ये है एक मॉडर्न डे फिलोसोफर। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू विकास दिव्यकीर्ति, एंड लॉट्स ऑफ लव टू भगवान। नमस्ते। Are you tired of taking blurry and unimpressive personal happiness through curiosity? Okay. विकास सर, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है, टीआरएस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बस बैठकर। मुझे भी तो अच्छा लग रहा है। आपको मैंने कई बार देखा यूट्यूब पर, और मेरा मन था आपसे बात करने का कभी। सो आई एम हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू सर। ये मुझे एक तोहफा मिला था एक टिबेटन मंक से जी। ये एक बेल है और इसके साथ एक वज्र दिया जी। इस बेल का मतलब, उन्होंने कहा इस बेल का मतलब है विजडम, यानी कि नॉलेज, यानी कि सरस्वती। आई थिंक एक्सपीरियंस नॉलेज को हम विजडम कहते हैं।
और इस वज्र का मतलब है कंपैशन, यानी कि दूसरों के जज्बातों को जानना। और ये बेल मैं बहुत कम उठाता हूँ इस पॉडकास्ट में, पर आज उठाऊंगा इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में। थैंक यू। When wisdom meets compassion। थैंक यू। बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है, टू मेक विजडम मीट कंपैशन। दूसरों के दिलों को भी जानना और दूसरों को चीजें सिखाना भी एक्सपीरियंस के थ्रू। लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों, आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत खराब स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, बहुत खराब स्टूडेंट। बहुत खराब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत एवरेज नहीं था, एवरेज रहे थे। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज को लंबे समय तक जी चुका हूँ। अच्छा। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहां से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है, तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमजोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था। हाँ, सुनने में आया अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा जी, कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए, लंबे समय तक तो कोई काम करते हैं। सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। अच्छा, मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था प्रीलिम्स का। ओके, लेकिन इसमें एक बार ध्यान रखिए, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सी सेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था। अच्छा, थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज्यादा डाल दिया था, और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग, 12 से 15 हजार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15,000 ही करेंगे, 14,000 ही करेंगे। अच्छा, तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदा हो गया। हाँ। जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सी सेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे। अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। So even if a student is not very good in maths, he or she
can manage with the help of reasoning and comprehension because 27 questions are to be corrected. तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रोपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया, 80 में से 50% हो गया। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done. बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ये इसमें, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। अच्छा, उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। अच्छा, प्रीलिम्स से निकल गया। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनकी, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। और अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उस करियर से। हाँ। और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं। जी, जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जाम्पल लिया, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले, जैसा आपने बताया। अच्छा। अब आपके मन में 2 बातें हो सकती हैं, आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए। जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए, और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नजरिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नजर में इससे बच्चा 2 चीजें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा
जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा? तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूं, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूं, मैं उनको मना करता हूं, पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूं कि पैर छूना अपने आप में बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग ही तो है, एम्पैथी ही तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एको रस करुण एवह कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से में सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृति पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। क्या बात है। और लेखक होने में ऐसा होता है। क्या बात है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। ओके, पर फेलियर्स को थोड़ा एड्रेस करते सर, बहुत सारे लोग बार मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी आउट ऑफ 80। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूंगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चन करें, जब क्वालिफाई ही करने हैं 27 क्वेश्चन ही करने हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर 8 मिनट।
अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सही बात है। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी, 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस इट्स फाइन। ओके, अगर आप पेपर सेटर होते या नॉट इवन पेपर सेटर, अगर आप पूरे यूपीएससी को हेड कर पाते जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना? आई नो। तो जो आप बोलोगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने यूपीएससी के खिलाफ खूब जम के बोला था, कई टीवी चैनल से बोला था, कहा था कि यूपीएससी इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। और ये बात सही है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है, जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ऑन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे इंडियन लैंग्वेज के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना? इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए, आईएएस को कितना मैथ चाहिए भाई? क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हो, यहां तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जरूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सीसेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि when you become an IAS or IPS officer, basically what you have to do is you have to take decisions, you have to communicate with the public। उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जब भी पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात सिर्फ है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालाइसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में हो गए, उनमें से एक पैनल ऐसा है
जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 कैसे मिल रहे हैं। और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। अच्छा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में। इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूंगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई जी। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते। किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे खैर पूछते नहीं, बोलो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है यहाँ। वो सिंपल सॉल्यूशन है। आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी, 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए या एक। तो दोस्तों ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ। वीडियो काफ़ी लंबी है, मतलब नियर अबाउट 80 मिनट की वीडियो हुआ है, तो उसको मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो उसका फर्स्ट पार्ट तो जो भी जितना हमने देखा उसमें ये था कि जो भी इस साल का एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपीएससी के लिए, तो उसमें जो मैथ्स था, मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और उसमें भी जो IITI लेवल के बच्चे वो बता रहे थे कि एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 8 साढ़े 8 मिनट लग रहे थे, जबकि आपको 80 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। तो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग था वो उनको इस बार फ़ायदा हो गया। बाकी सर ने एक सैडिज़म की बात की है। सर अपनी एक जो सर का खुद का चैनल है विकास सर का, उसमें भी बात कर चुका है सैडिज़म की, कि जो मेरा दुख है वो मैं चाहता हूँ कि दुनिया का दुख हो जाए अकॉर्डिंग टू सैडिज़म। तो इसमें भी इस बारे में भी सर बात कर रहे थे। और अभी तक जो वीडियो देख के जितनी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आगे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। विकास सर की वीडियो ऐसी होती है कि एकदम मतलब उनकी एकदम इतनी शांत हैं वो विकास सर, इतने आराम से बोलते हैं और उनकी वीडियो देखने का अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आगे और वीडियो बनाने के लिए भी हौसला मिलता है दोस्तों। और मेरा चैनल जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और जैसे ही चैनल मोनेटाइज होएगा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर सेलिब्रेट करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।